का नाम जून है और वह यह कहते हुए बाहर आता है कि एक योद्धा तभी लेट सकता है जब वह मर चुका हो। लेकिन बाकी भी बहुत आश्वस्त है और उसे हराकर इस जेल में नंबर 2 बनना चाहता है। उस समय वार्डन सभी कैदियों को बाहर जाकर इकट्ठा होने के लिए चिल्लाने के लिए आता है। वह अपने कैदियों को अपनी महिमा दिखाने के लिए घूमते हुए आदेश देता है, लेकिन केवल जून ही घूमने के लिए स्वतंत्र है। इतना ही नहीं, वह धीरे से वार्डन से सिगरेट भी लेता है, जिससे बाकी हैरान रह जाता है। यहाँ तक कि उससे बात करने वालों को भी जेल के गार्डों ने पीटा। लेकिन जून जेल में बहुत स्वतंत्र है। जब खाने का समय होता है तो वह अकेले ही विशेष भोजन करता है। इतना ही नहीं, वह इत्मीनान से वार्डन की नई बंदूक के बारे में पूछने के लिए चला गया, जिससे वह घबरा गया। लेकिन सत्ता ईर्ष्या के साथ साथ चलती है। एक बड़ा आदमी जून के सामने बैठा है और उसे लड़ाई के लिए चुनौती दे रहा है। उसने एक बार सड़क पर एक गिरोह को हराया था और सुमो में जापान से लेकर अमेरिका तक की लड़ाई में वह कभी नहीं हारा। इस बार वह अपनी ताकत दिखाने के लिए चम्मच को 2 हिस्सों में तोड़ देता है, लेकिन मिस्टर सेकंड भी चम्मच को हिला देता है, जिससे वह विकृत हो जाती है, जिससे वह व्यक्ति क्रोधित हो जाता है और मेज को जून पर गिरा देता है। जब जून एक गार्ड से बंदूक लेकर उस व्यक्ति को देता है, तो गार्ड उस व्यक्ति को चुनौती देता है कि वह उसके सिर में गोली मार दे। जैसे ही वह आदमी ट्रिगर खींचने वाला होता है, वह उस आदमी की जांघ पर लात मारता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। वह आदमी जून की लड़ाई शैली से संतुष्ट नहीं है, इसलिए जून उस आदमी की सुमो मैच की चुनौती स्वीकार कर लेता है। वे मैच शुरू करने के लिए स्पोर्ट्स हॉल में जाते हैं। 3 गार्ड भी वहां मौजूद हैं, जो मुसीबत की स्थिति में निगरानी और कार्रवाई करते हैं। जून उस आदमी को पकड़ने के लिए दौड़ता है ताकि वह उसे उठा न सके। अभी वह आदमी के कान पर थप्पड़ मारता है, जिससे उसकी इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं। फिर वह आदमी के कान पर हमला करने के लिए बालों का उपयोग करता है, जिससे उसका संतुलन बिगड़ जाता है। आदमी तुरंत गिर जाता है। वह लड़ाई जारी रखने के लिए उठना चाहता है, लेकिन इस मैच में वह हार गया। जून सिगरेट पीता है और चला जाता है, जबकि उस आदमी को गार्ड द्वारा मार दिया जाता है। जून अभी कमरे से बाहर निकला ही था कि उसने देखा कि बाकी उसका इंतजार कर रहा है। जब दोनों बात कर रहे थे, तो गार्ड आकर बाकी को वहां से जाने के लिए मजबूर करता है। लेकिन बाकी गार्ड की लोहे की छड़ को पकड़ लेता है और उसे उसी तरह विकृत कर देता है जैसे जून ने चम्मच के साथ किया था। इसका मतलब है कि बाकी मिस्टर सेकंड को चुनौती भेज रहा है। फिर उसे अपनी उंगलियों से बंद करके एक निजी कमरे में डाल दिया जाता है। उस रात बूढ़ा आदमी चुपके से उसके लिए कुछ रोटी और सूप लाता है। वह बाकी को जून की कहानी के बारे में बताता है। पता चला कि जून दक्षिण अमेरिका के एक द्वीप का राष्ट्रपति था, जिसकी आबादी करीब 20,000 थी। वह एक समुद्री डाकू भी था और उसने कई आलीशान नावें चुराई थीं। लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसका द्वीप बहुत गरीब था और उसमें जरूरत की चीजें नहीं थीं। इसलिए वह पूरे द्वीप को बदलना चाहता था। छोटी उम्र से ही उसे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी गई थी और फिर उसने अपने जूनियर्स को मार्शल आर्ट सिखाई ताकि वे बिना हथियारों के बाहरी हमलों का विरोध कर सकें। उस दिन जब संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति उस द्वीप को नष्ट करने के लिए बम का उपयोग करने की योजना पर चर्चा कर रहे थे, एक आदमी राष्ट्रपति के पीछे दिखाई दिया और गार्डों को आदेश दिया कि वे दीवार की ओर मुंह करें, अन्यथा वह राष्ट्रपति की गर्दन तोड़ देगा। वह लेसन था, जो जेम्स जूनियर था। फिर उन्होंने एक लाइव वीडियो चलाया जिसमें जून को राष्ट्रपति के घर के सामने खड़ा दिखाया गया। उन्होंने घर के हर कोने का जायजा लिया और साथ ही राष्ट्रपति की पत्नी और बच्चों का भी जायजा लिया। उसे पूरे शरीर में पसीना आ रहा था, यहाँ तक कि अंगरक्षक भी तब से गिर गए थे। जून राष्ट्रपति को याद दिलाना चाहता था कि अगर उसने अपने गृहनगर को छूने की हिम्मत की तो राष्ट्रपति को अपने परिवार की जान से कीमत चुकानी पड़ेगी। जून भी बाकी की तरह ही उन सभी से लड़ने के लिए जेल जाता है। बूढ़ा आदमी भी एक ऐसे शरीर की प्रशंसा करता है जो कैंसर कोशिकाओं के लिए भी अभेद्य है। यह बाकी का पिता है। 3 लोग हैं जिन पर सरकार गुप्त रूप से निगरानी रख रही है, जुजिरो, ओलिवा और अंत में जून। इनमें से प्रत्येक पर ऊपर से एक उपग्रह द्वारा नजर रखी जाती है और यदि लक्ष्य 4 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक तेज चलता है तो अन्य उपग्रहों को उन तीनों को पुनः स्थान पर लाने के लिए आपातकालीन पैंतरेबाजी करने पर मजबूर होना पड़ेगा। जब दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी एक गार्ड आता है और पूछता है कि वे अकेले में क्यों बात कर रहे हैं। जब बूढ़ा आदमी समझा रहा होता है तो गार्ड उसके नाखून तोड़ देता है और जब वह बूढ़े आदमी के दांत तोड़ने वाला होता है तो गार्ड उसे पकड़ लेता है। वकील अपनी टोपी उतार कर कहता है कि बूढ़े आदमी को प्रताड़ित करने से उसके बाल नहीं उगेंगे। यह सुनकर गुस्साया वार्डन बकी को सबक सिखाना चाहता है, लेकिन वह उसे दालान में लात मारकर बाहर निकाल देता है।
हार न मानते हुए वार्डन अपनी लोहे की छड़ से बकी पर हमला करना जारी रखता है, लेकिन बकी उसकी गर्दन पर लात मारता है, जिससे वह फिसलकर नीचे गिर जाता है। यह देखकर बाकी अपनी उंगलियों से खून बहने के बावजूद वार्डन को पकड़ने के लिए दौड़ता है। इस बिंदु पर जून बाकी को उसे अनदेखा करने के लिए कहता है और वार्डन अधिक समय तक नहीं टिक सकता, लेकिन बाकी अभी भी उसे पकड़ने और उसे ऊपर खींचने में सक्षम है। उस घटना के बाद वार्डन का बाकी के बारे में अलग ही नजरिया था। अगला दिन सड़क निर्माण के लिए ढेर लगाने का दिन था और बाकी की बेहद अच्छी काया के साथ जब लंच ब्रेक का समय होता है तो वह सभी से बहुत आगे रहता है। वह माइकल के साथ बैठता है और उससे बातें करता है। माइकल कहता है कि जेल से रिहा होने के बाद वह पेशेवर हैवीवेट में वापस लौटेगा और वह अगली बार चैंपियनशिप जीतना चाहता है ताकि सभी को अपनी ताकत साबित कर सके। इस बीच वार्डन चीफ किसी से रिश्वत ले रहा है और माइकल से छुटकारा पाना चाहता है ताकि वह अब पेशेवर रूप से लड़ न सके। वार्डन भी डरा हुआ है क्योंकि उसे लगता है कि मजबूत कैदी उनकी मदद नहीं करेंगे। चीफ कहता है कि उसने 3 खास सिपाही तैयार किए हैं। जब वे एक साथ लड़ते हैं तो उन्हें एक आदर्श टिकरी के रूप में जाना जाता है। उनका समन्वय हमारे शरीर के दांत, होंठ, जीभ की तरह है। तीनों को जेल ले जाया जाता है और वे माइकल से बात करने के लिए कहते हैं। जब वे माइकल को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वह औसत व्यक्ति से सिर्फ 3.2 गुना ज्यादा मजबूत है, जिसने ट्रेनिंग नहीं की है और कुछ भी डरावना नहीं है। तीनों 3 कोनों में चले जाते हैं और माइकल पर हमला करना शुरू कर देते हैं। वह उनमें से एक का पीछा करता है, लेकिन इससे उसकी सहन शक्ति और भी कम हो जाती है और वे लोग उस पर लगातार हमला करते हैं। माइकल जानता है कि वह उन तीनों का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वह पीछे से होने वाले हमले से बचने के लिए कोने में भाग जाता है, साथ ही अपने हमले की सीमा को कम करने के लिए भी। लेकिन जब माइकल कोई रुख अपनाता है तो तीनों उससे लड़ने के लिए मुक्केबाजी का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे माइकल को डर लगने लगता है। फिर वे एक साथ माइकल पर हमला करते हैं और उसे बुरी तरह घूंसा मारते हैं। चाहे वह कितना भी तेज क्यों न हो, वह सिर्फ एक घूंसा ही चकमा दे सकता है, लेकिन वह एक बार में 3 घूंसे नहीं चकमा दे सकता। फिर उनमें से एक माइकल को पकड़ लेता है और बाकी 2 उसे इतनी जोर से पीटना शुरू कर देते हैं कि माइकल बेहोश हो जाता है। इस बिंदु पर वे लगभग कार्य पूरा कर चुके हैं और आखिरी काम है उसके हाथ की नसें काटना ताकि वह फिर कभी रिंग में वापस न आ सके। लेकिन उसी समय एक तीर उनके ऊपर से उड़ता है और जून एक अंधेरी जड़ के भीतर से लुढ़क कर बाहर आता है। वह आसमान की ओर देखता है और अपने समुद्री डाकू के दिनों को याद करता है। उसकी आभा तीनों को डरा देती है, लेकिन वे फिर भी हार नहीं मानते और जून से लड़ने की तैयारी के लिए एक दल बनाना शुरू कर देते हैं। जब उनमें से एक मुक्का मारने के लिए दौड़ता है तो जून उस पर पेशाब कर देता है और साथ ही अपने चारों ओर एक घेरा बना लेता है। फिर वह आज के खूबसूरत आसमान को देखने के लिए लेट जाता है। यह देखकर तीनों पागलों की तरह जून के चेहरे पर लात मारते हैं जब तक कि वह कुछ और नहीं कह पाता। उन्हें लगता है कि मिस्टर सेकंड ऐसे ही हैं। लेकिन अचानक जून उठ खड़ा होता है, साथ ही हवा भी चलती है जो जून की लड़ाई की प्रेरणा को उत्तेजित करती है। वह मिट्टी का उपयोग अपने प्रतीक पर पेंट करने के लिए करता है और फिर लड़ाई के लिए तैयार होने के लिए अपनी मांसपेशियों को लचीला बनाता है। इस समय तीनों एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं कि मिस्टर सेकंड अकेले हैं, इसलिए वे एक दल बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। वह अजय है। एक आदमी ऊपर, 2 आदमी नीचे और जून को असली जेल की तरह घेर लेते हैं। लेकिन जून को इससे डर नहीं लगता। जब नीचे वाले 2 लोग हमला करने के लिए दौड़ते हैं तो वह अनजाने में पलट जाता है और उनमें से एक को मुक्का मार देता है जो ऊपर वाले आदमी की जगह पर उड़ जाता है, फिर जमीन पर गिर जाता है, जिससे दूसरा आदमी डर के मारे तुरंत भाग जाता है और ऊपर वाला आदमी भी डरकर नीचे फिसल जाता है। सौभाग्य से जून आज अच्छे मूड में है और तीनों को माफ कर देता है। इस बिंदु पर माइकल मदद के लिए जून को धन्यवाद दिए जाता है। जून मुस्कुराता है और कहता है कि हम रूममेट हैं और एक दूसरे की मदद करना स्वाभाविक है। अपने कमरे में लौटने के बाद माइकल फिर भी उसे फिर से धन्यवाद देता है, जबकि बाकी जून से फिर से अपनी चुनौती के बारे में बात करना चाहता है। अचानक दरवाजे के बाहर एक नजर दिखाई देती है। यह ओलिवर है। वह लोहे का दरवाजा तोड़ता है और मिस्टर सेकंड से बात करने के लिए अंदर जाता है। उसके बाद दोनों ने थोड़ी देर बातचीत की और ऐसा लगा कि दोनों में लड़ाई झगड़ा करने का शौक एक जैसा है। लेकिन ओलिवर ने अपनी पत्नी के लिए लड़ाई लड़ी, जिससे मिस्टर सेकंड हैरान रह गए। मैगी खड़ी होकर कहती है कि उनके पास एक बचकानी लड़ाई की मानसिकता है। एक आदमी किसी चीज के लिए लड़ता है, दूसरा आदमी अपनी पत्नी के लिए लड़ता है। दोनों के मन में खुद को सबसे मजबूत साबित करने के लिए लड़ने का एक भी विचार नहीं है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, दोनों ने उसके चेहरे पर वार कर दिया।
इस समय ओलिवर ने अपनी पत्नी के गृहनगर से खरीदा हुआ तौलिया बाहर निकाला और उसे सूंघा। उसे लगता है कि यह उसकी पत्नी की मौजूदगी जैसा है। लेकिन जैसे ही ओलिवर अपना तौलिया दिखाता है, जून उस पर थूक देता है, जिससे वह गुस्से से चिल्लाता है और उसे धोने के लिए भाग जाता है। कहानी सुनने के बाद जॉन को पता चलता है कि ओलिवर उसकी पत्नी के साथ इस जेल में रह रही है और ऐसा लगता है कि वह इस समय अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। ओलिवर अपनी प्यारी पत्नी से मिलने के लिए सुरुचिपूर्ण औपचारिक कपड़े पहन रहा है। हाँ, ओलिवर लड़कियों के लिए आदर्श पति है। इस तरफ जून अगले दिन उसके और ओलिवर के बीच होने वाले मैच की तैयारी करता है। वह अपना लॉकर खोलता है और अपने जूनियर से कहता है कि लड़ाई शुरू होने से पहले यह बर्तन उसे दे दे क्योंकि इसमें हवा और गरज है। इस तरफ ओलिवर को लगातार अपनी पत्नी द्वारा उसे खुश न करने के लिए चेहरे पर फेंका जा रहा है, लेकिन ओलिवर अभी भी वहीं खड़ा है और अपनी पत्नी से माफी मांगने के लिए फूल पकड़ता है। और अपनी पत्नी के मुंह से प्यार भरा शब्द सुनकर ओलिवर खुश हो जाता है, जैसे लॉटरी जीत गया हो। जैसे ही द्वंद्व शुरू होने वाला होता है, जून अपने हाथ में पकड़े हुए बर्तन के बारे में बात करता है। एक लड़का था जो तूफान से पहले पूरी रात खड़ा रहा और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पकड़ने के लिए एक बर्तन उठाया। इसमें द्वीप के लोगों का साहस था। फिर लड़के ने उसे दे दिया, जिसकी उसने बहुत सराहना की। उस सुबह सभी कैदी मिस्टर सेकंड और ओलिवर के बीच लड़ाई देखने के लिए इकट्ठे हुए। जून कैदियों के जयकारे के बीच बाहर आता है, जबकि ओलिवर एक बड़ा बिस्तर लेकर आती है और उस बिस्तर पर उसकी पत्नी मारिया है। इस शरीर के साथ उसके शरीर में अतिरिक्त वसा का वर्णन करने के लिए मोटा शब्द पर्याप्त नहीं है, लेकिन यह वह पत्नी है जिसे ओलिवर सबसे ज्यादा प्यार करता है। उसे लगता है कि हर कोई उसके शरीर पर हंसेगा, लेकिन ओलिवर अपनी प्रतिष्ठा के कारण कैदियों को अपनी पत्नी के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं करने देता। ओलिवर फिर अपने सूट से भागने का नाटक करता है और उसका सूट वहीं खड़ा रहता है। जून महत्वाकांक्षाओं और तूफानों के साथ उस बर्तन को खोलता है। वह खुद को महसूस करता है और मैच शुरू करने के लिए पर्याप्त बहादुर है। फिर दोनों एक खेल खेलने का फैसला करते हैं। दोनों कपड़े के एक टुकड़े के छोर को पकड़ेंगे और फिर लड़ना शुरू करेंगे। यदि कोई पहले कपड़े को छोड़ देता है तो वह व्यक्ति हार जाता है। जून यह भी जानता है कि ओलिविया में जबरदस्त उंगली की ताकत है, जब वह सिक्कों को मोड़ने और बियर के डिब्बे को कुचलने में सक्षम होता है। रेल की कीले मोड़े लड़ाई तब शुरू होती है जब ओलिविया ने तौलिया पकड़ लिया होता है। जून उसे ठोड़ी पर और फिर चेहरे पर जोर से मुक्का मारता है, जिससे वह पीछे झुक जाता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ओलिविया अभी भी तौलिया को मजबूती से पकड़ता है, जबकि जून को तौलिया पकड़ने के लिए दोनों हाथों का उपयोग करना पड़ता है। इससे ओलिविया बेहद संतुष्ट हो जाती है और व्यंग्यात्मक लहजे में पूछती है, क्या आपने इसे पकड़ने